नमस्ते, वेलकम टू द नेचुरा हिल्स आयुर्वेदा पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर सौम्य रंजन पांडे सर, जो नेचुरा हिल्स आयुर्वेदा के फाउंडर है। तो सर, मैंने एक बीच में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सुना था, WHO जो है उन्होंने वो जारी किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि हर साल लगभग 1 मिलियन लोग जो है वो एयर पोल्यूशन के वजह से मर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो अस्थमा के वजह से हो रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हमें आज प्लीज शुरुआत में आप बताइएगा कि अस्थमा होता क्या है एग्जैक्टली। जी, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है ना जहाँ पे जो आपका एयर विंड पाइप जो बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो विंड पाइप होता है ना वो नैरो हो जाता है। ओके। नैरो होता है, उसमें सूजन आती है और उसमें ब्लॉकेज जो आता है जिसके वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, और कभी कभी अस्थमा के वजह से लॉन्ग टर्म अगर क्रॉनिक अस्थमा होता है जिसको COPD भी बोलते हैं, ओके। तो उसके वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके, या इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके हार्ट पे भी आ सकता है। सो अस्थमा में डिफिकल्टी हो रही है श्वास लेने के लिए, ये मुझे बाहर से समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली अंदर से क्या हो रहा है जिसके वजह से ये बात हो रही है, मतलब श्वास लेने के लिए तकलीफ हो रही है। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि 3 स्टेजेस में इसमें फंक्शनैलिटी में काम होती है। पहला होता है ब्रोंकियोस्पाज्म। ओके। यानी जो आपकी जो विंड पाइप है वो नैरो, जो उसकी मसल्स है ना वो टाइट हो जाती है, जिसके वजह से जो पाइप है वो नैरो होने लगती है। उसके बाद होता है इन्फ्लेमेशन। जो इनर लाइन होती है मसल्स के विंड पाइप के अंदर ना, उसमें सूजन आना चालू होती है। तो जैसे अभी ये इतनी बड़ी पाइप है तो वो सिकुड़ करके इतनी हो जाती है, तो एयर के जाने के जो स्कोप होता है, रास्ता होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा जो होता है, म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और म्यूकस प्रोडक्शन होने की वजह से, थिक प्रोडक्शन होने की वजह से ब्लॉकेजेस होता है, तो हवा जो है वो प्रॉपर तरीके से आर पार नहीं जा पाती है। तो ये 3 चीज़ों में काम होता है जिसके वजह से, जिसको हम लोग अस्थमा का अटैक बोलते हैं। जब अस्थमा का अटैक आता है तो उसमें आपकी जो विंड पाइप है वो टाइट होकर नैरो होती है, सूजन बढ़ता है उसके अंदर, और कफ का प्रोडक्शन होने के साथ ब्लॉकेज हो जाता है। ओके, तो मतलब ये ओवरऑल आपका बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट करता होगा, क्योंकि श्वास लेने को ही तकलीफ हो रहा है। हाँ, आप मतलब एक तरीके का ऐसा था कि गला चौकअप हो गया, आपने किसी ने आपका गला दबा दिया, उस तरीके की फीलिंग होती है उसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कॉजेस में इसके मेन जो कॉज है, जैसा आपने मुझे बताया जस्ट अभी कि WHO ने बोला हुआ है, तो एयर पोल्यूशन एक पॉजिटिव मेजर फैक्टर है इसमें, जिसके वजह से अस्थमा हो रहा है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ड्यू टू आप वायरसेस बोलो, बैक्टीरिया बोलो, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसके वजह से हो सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस इंड्यूस होता है। उसके अलावा बहुत सारे और पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग वगैरह अगर पेशेंट करता है तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो इन सभी कंबाइंड रीजन के वजह से अस्थमा के अटैक्स लोगों को आने लगे हैं आजकल। ओके, और क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी जा सकता है? नहीं, मतलब अस्थमा को जेनेटिक हम लोग नहीं बोलेंगे, और वो जेनेटिक नहीं होता है। मतलब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें मेन कॉज रहता है। ओके, और अगर इसको मुझे टैकल करना है तो जैसे अगर मैं बात करूँ एलोपैथी की, तो एलोपैथी में एक बहुत कॉमन मैंने देखा है कि अगर लोअर लेवल का अस्थमा है तो पहले तो नेचुरल मेडिकेशन हो जाता है, बट अगर थोड़ा बढ़ जाए तो वो एस्थेलिन का स्प्रे देते हैं, और उससे भी ज़्यादा एग्रीवेट हो जाए तो इंजेक्शंस तक की भी कुछ उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो क्या वो टेम्पररी सॉल्यूशन है या आयुर्वेदा में और अच्छा सॉल्यूशन में मिलता है इसके? सी कैसा है ना, अभी मॉडर्न साइंस में का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर है। अभी आप उसको, जब आपको अस्थमा का अटैक आ रहा है तो आपका जो विंड पाइप नैरो हो रहा है, सूजन आ रही है, उसमें म्यूकस आ रहा है। आप जब ब्रोंकोडायलेटर लेते हो तो क्या होगा, सूजन आपकी खुल जाती है कुछ समय के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट वो परमानेंटली सॉल्व नहीं होती है। राइट। अगर एलर्जी की वजह से अस्थमा हो रहा है तो आपको एंटीहिस्टामिन देते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, जिसके वजह से वो एलर्जी ट्रिगर फैक्टर ना करे। कहीं पे भी किस वजह से अस्थमा हो रहा है उसको हम लोग फोकस नहीं करते हैं, रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। और वहीं पे आयुर्वेदा में जो अस्थमा है उसको, उसकी जो कैटेगरी में आता है आयुर्वेदा में, उसको बोलते तमक श्वास। और तमक श्वास भी जो है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रीटेबल नहीं है, बट इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो समय लगता है। अगेन, अगर पेशेंट सही समय पे हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका पल्स डायग्नोसिस करते हैं, उसके बॉडी को एनालाइज करते हैं, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम देखते हैं, किस लेवल पे उसका मेटाबॉलिक सिस्टम अफेक्ट हुआ है। वो मेसो लेवल पे हुआ है, या वो माइक्रो लेवल पे हुआ है, या मैक्रो लेवल पे हुआ है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं उस पेशेंट के लिए, जो जिसको हम लोग CICT प्रोग्राम बोलते हैं, जिससे उसका सेल्स जो है वो एक तरीके से इम्प्रूव हो जाए, उसके जो
लंग्स वीक हो रहे हैं, जो रीजनरेटिव थेरेपी हम लोग जिसको कहते हैं आयुर्वेदा में, वो उस पेशेंट के लिए करते हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग को उसको आउटकम मिलता है। ग्रेट। तो नेचुरा हिल्स में भी ये पूरी रेमेडी यहाँ पे मिलती है? यस यस एब्सोल्युटली। और अगर टू बिगिन विद घर पे कुछ रेमेडी मतलब आपके पास है क्या कि उसका यूज कर पाए लोग? यस एब्सोल्युटली। अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर आपको घर में आपकी पिताजी, माताजी, दादी या कोई भी आपके रिलेटिव अगर अस्थमा से ग्रसित हैं, उनको अगर अस्थमा की प्रॉब्लम में आते हैं, तो आप एक सिंपल काम करिए, उनकी जो भी दवाइयाँ चालू हैं उसको कंटिन्यू रखिए आप। बस रात में सोते समय आपको क्या करना है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं या वीडियो सेव करके रख सकते हैं, आगे आपको फिर काम में आएगा, कि आप राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल 40 to 50 ml लीजिए और उसमें पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट या जैसे हमें सेंधा नमक या उपवास का नमक बोलते हैं जो उपवास में डाल के खाया जाता है, वो अराउंड 5 to 10 पिंच डालिए आप, चुटकी, 5 चुटकी से 6 चुटकी, 7 चुटकी, 10 चुटकी भी डाल सकते हैं, डालिए, उसको हल्का गर्म करिए और चेस्ट में और बैक में पेशेंट के आपके उसको हल्का जेंटल मसाज करिए जब तक वो तेल सूख ना जाए। और सूखने के बाद आपको क्या करना है, एक गर्म कपड़ा लेना है या हॉट वाटर बैग लेना है और आपको सेकाई करना है उनको। ठीक है, आपको उनको चेस्ट पे सेक करना है, बैक पे सेक करना है। अगर आप सिर्फ इतना भी करेंगे ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो रिलेटिव्स आपके उठेंगे, उठ करके वो आपको आशीर्वाद देंगे और ये बोलेंगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे रात से मुझे बहुत अभी बेटरमेंट फील हो रहा है। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, आप कर सकते हैं। और दूसरा मैं भी एक बताना चाहूँगा, जैसे जनरली अस्थमा में पॉजिटिव फैक्टर एलर्जी का पाया जाता है कि किसी ना किसी वजह से एलर्जी होता है पेशेंट को। जैसे मुझे भी बहुत डस्ट का बहुत एलर्जी हो जाता है। यस, तो अगर ऐसा कुछ अगर सिम्टम्स हैं आपके बॉडी में, तो आप एक तुलसी प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, आपको 20 तुलसी का पत्ता लेना है, 20 लीव्स आपको तुलसी के लेने हैं और उसको 1 गिलास पानी में डालना है, उसको बॉईल करना है जब तक कि वो आपका जो ग्लास है वो आधा ना हो जाए। राइट, तुलसी का पत्ता निकाल दीजिए और वो पानी जो है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको लेना है। अब इसको बहुत सिंपल है, इसको आपको क्या करना है, हर दिन एक लीफ आपको इंक्रीज करना है। राइट, 21, 22, 23 ऐसा। और आपको ऐसा कब तक करना है, नेक्स्ट 21 डेज तक। ठीक है, तो आपको 20 पत्ते लेने हैं, 1 गिलास पानी में बॉईल करना है जब तक वो हाफ ना हो जाए, सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना है और 21 डेज तक एक लीफ आपको इंक्रीज करते हुए जाना है। तो आपका कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 41 लीफ हो जाएगा। देन फ्रॉम 22nd डे ऑनवर्ड आपको एक लीफ कम करते जाना है फॉर अगेन नेक्स्ट 21 डेज। फिर से 20 पे आना, फिर 20 पे आना है। 20 से शुरू करके 41 पे जाना है, फिर 41 से शुरू करके फिर 20 पे आना है। अराउंड 42 डेज आपने किया है। ये बहुत ही सिंपल प्रयोग है, सिंपल मेथड है, सिंपल होम रेमेडीज है। आप एक बार इसको करके देखिए, जो आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम है डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। और जो आप एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं या जो आप कंप्लेन करते हैं कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, इन सब चीज़ों से एलर्जी है, आपको ये होगी नहीं। ग्रेट। कई पेशेंट्स हमारे पास आए हैं अस्थमा से रिलेटेड जिनको ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम था, और आज क्योंकि आज के टाइम पे ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। हाँ, मतलब बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के है। तो ब्रीथोटॉक्स जैसा आपने ट्रीटमेंट बताया, ये बहुत ही कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है अंडर द CICT प्रोग्राम। ठीक है, तो इस ब्रीथोटॉक्स ट्रीटमेंट में जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, तो उसके टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, जैसे जो एलर्जिक फैक्टर्स हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो रही है या किसी एक चीज़ से ट्रिगर होकर के मुझे अस्थमा का अटैक आ गया, तो वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरे एक पेशेंट का बहुत फनी एक्सपीरियंस है वो, कि किसी रेफरल के थ्रू वो मेरे पास आए थे। और लगभग 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट चला उनका, और आई थिंक आफ्टर 3-4 मंथ्स उनका मुझे कॉल आया, और कॉल आके उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ ना। उनका पंप वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। तो मैंने बोला अब वो आप बताओ कि आप ठीक हुए हो कि नहीं, आप अभी पंप नहीं ले रहे हो, आप एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रहे हो, आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं ले रहे हो, राइट, आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ आप ठीक हुए हो या नहीं हुए। तो मैंने बोला कि यार मुझे ठीक तो लग रहा है सर, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैंने बोला तो कैसे विश्वास होगा सर, बस उसी के लिए मैं भी लेह लद्दाख जा रहा हूँ। जबरदस्त। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप जाके देख लीजिए, आप आई डोंट थिंक आपको कुछ होगा, यू आर डेफिनेटली फिट एंड फाइन।
तो वो गए और जा करके फिर मुझे फ़ोन किया कि हाँ सर मुझे अभी दम नहीं लग रहा है, सुपर। मुझे ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है कि मुझे अस्थमा कुछ था पहले। Now I can say you 100% I'm 100% fit and fine. I am no more suffering from asthma. ग्रेट। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या Yes, चाहिए, मतलब absolutely. इतने एलिवेशन पे जाके भी उनको कुछ नहीं हो रहा उनको है, कुछ नहीं दे आर हुआ। एबल टू ब्रीथ वेरी इजीली। So this is the effect of breathotox. ग्रेट ग्रेट। हाँ। तो आई होप हमारे सारे जो लोग हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये क्लियर हो चुका होगा कि अस्थमा होता क्या है, वो क्यों होता है। और यहाँ पे नेचुरा हिल्स जो है क्लिनिक, यहाँ पे आपको ब्रीथोटॉक्स नाम का एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसके थ्रू भी आपकी रिकवरी हो सकती है। Absolutely. तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।